जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आरएस के लिए हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम मोस्टली 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं। और देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करने का ये फायदा होता है कि पहले तो हमें ये पता चल जाता है कि जो आयोग है उसकी क्या सोच है, वो किस हद तक एक टॉपिक में जा सकता है, तो हमें थोड़ा आइडिया मिलता है। दूसरा ये फायदा होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि अगर आयोग कोई एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है और अगर पेपर पूरी तरह हो जाता है और तब भी कोई रिट दायर नहीं की जा रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं, तो क्वेश्चन को रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। एक सेकेंड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारतीयों के अंदर कहीं ना कहीं एक जो पढ़े लिखे भारतीय थे वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे थे, तो उनकी मांग उठ रही थी कि भैया हमें भी अधिकार दिए जाएं इस तरह से। तो हमें पहली बार दिखता है कि एक चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट पारित होता है 1853 का, राइट। 1853 में पहली बार हमें क्या दिखता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो उसमें उसके परिषद में एक और परिषद को जोड़ा जाएगा जो कहलाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि पहले ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी पहले से ही। अब उसके साथ एक नई काउंसिल जोड़ी जाएगी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधायिका परिषद, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीयों को जोड़ा जाता है धीरे धीरे, राइट। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मिली थी गवर्नर जनरल को, ये मिली थी 1773 के, जो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, वहां से मिली थी, राइट। तो बात की जा रही है कि ये वाला है जो आगे चल के आपको पता ही है 1857 का विद्रोह होता है, फिर 1858 का एक्ट आता है, उसके तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको वाइसरॉय बना दिया गया है। तो अब हम कहेंगे वाइसरॉय, क्योंकि इस समय जो है ना, इस समय तो वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, इसके चुनाव से संबंधित जो इसके चुनाव होते थे उसका आधार क्या होता था, क्योंकि एक एक्ट पारित किया गया था 1919 में जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। तो इस एक्ट के तहत जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसकी कहीं ना कहीं शुरुआत 1853 से हुई है, तो इसके बारे में बताना है कि कब कब इसके चुनाव, कौन कौन से इसके चुनाव का आधार 1919 वाला अधिनियम रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट आंसर इसका 1926 के जो चुनाव हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उसका आधार था 1919 वाला अधिनियम। और 1937 वाले के लिए नहीं था, 1937 वाले के लिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बात आपने याद रखनी है। और 1945 वाले के लिए बिल्कुल 1919 वाला ही था। तो ये ट्विस्ट है, 1945 वाला ट्विस्ट है, क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट क्या करते हैं, 1945 के जो चुनाव हुए थे उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डाल देते हैं। नहीं, ये जो 1945 वाले चुनाव थे इसका आधार था जो 1919 वाला अधिनियम, राइट। तो इसका जो आंसर है वो ए और सी है। तो देख लेते हैं ए और सी कहां पर है, ये 343 में है, ठीक है, इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत, अच्छा 240 को डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए एक मेरा निमोनिक है, मे बी आप लोगों के काम आए। जैसे इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, जैसे ये इंडिया का मैप है मान लीजिए, राइट। तो ये इंडिया का मैप है, तो आपने कैसे याद रखना है, ए बी सी और फिर सीधे ई लिख देना है। तो ए आपने इधर लिखा, बी आपने इधर लिखा, सी आपने इधर लिखा, ई इधर लिखा। तो ये जो इसका ए है, यहाँ पर आपको पता है ये लक्षद्वीप है, इस साइड जो अरेबियन सी है वहाँ लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान है, निकोबार है। तो जो ए वाला है यानी कि कॉ जो है, ए वाला है, ये डील करता है अंडमान एंड निकोबार से, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। बी वाला डिस्कस करता है लक्षद्वीप से, तो ये भी सही है। सी वाला डील करता है दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव, क्योंकि अब दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव तो एक हो गए, तो सी इससे डील करता है, पर सी यहाँ पुडुचेरी दे रखा है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि जो ई है, ई वाला डील करता है पुडुचेरी से, ठीक है। तो यानी कि ये गलत है, तो इसको आपने मार्क कर देना है। तो 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें गलत पूछा है तो गलत है 3। तो इस तरह से आपने 240 का इस्तेमाल करना है। और ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 240 किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है राष्ट्रपति की शक्ति, कि वो अनुच्छेद 240 में जो भी केंद्र शासित प्रदेश दिखाए गए हैं, दर्जित किए गए हैं, हालांकि काफी अब निकाल दिए गए हैं, तो उनपे जो राष्ट्रपति हैं अपने आधार से अपने हिसाब से उसमें नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि संसद अगर कोई कानून पारित करती है तो आप सभी जानते हैं कि वो भारत के हर क्षेत्र में, यानी कि भारत की जो टेरिटरी है जो अनुच्छेद 1 में परिभाषित है,
वहां पर लागू होते हैं, परंतु यहाँ पर राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि वो उन अधिनियमों को लागू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं इनके लिए, राइट। आगे देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजिंग हिज पावर डिक्लेयर द इमरजेंसी। देखिए इमरजेंसी की बात की गई है, हम सभी जानते हैं जो इमरजेंसी है वो 1975 से 1977 तक लगी है, परंतु अगर जिसको ये खाली वर्ष पता है वो इस आंसर को अटेम्प्ट सही तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो विकल्प आपको 1975 दिख जाते हैं, तो इसीलिए इसमें तारीख याद करना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन है कि सर हर किसी की तारीख याद करना जरूरी है? नहीं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन किए होते हैं, तारीख उन्हीं की याद रखनी है पूरी, राइट, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी इसमें जरूरत तो नहीं थी, फिर भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और कहीं ना कहीं एक 42वां संशोधन बनाया गया जिसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि मिली है, ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसका याद करने का तरीका बहुत आसान है, यहाँ पर आपने 25 जून याद रखना है। 25 जून को ये लागू हुआ था 1975, और 19 ये खत्म कब हुआ था आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं ज्योग्राफी में जाऊं तो ज्योग्राफी में आपको पता है एक इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स मतलब होता है जब सूर्य की जो सीधी किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर में पड़ती हैं, और वो कब पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, अगर साल आपका लीप ईयर ना हो तो, ठीक है, तो 21 मार्च तो ये इक्विनॉक्स होता है। तो ये आपने ऐसे याद रख लेना कि जिस दिन इक्विनॉक्स हुआ था उसी दिन जो इमरजेंसी थी वो हटाई गई थी, तो पूरी डेट हो गई आपकी 21 मार्च 1977। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ज्योग्राफी भी याद हो गई है और आपको कहीं ना कहीं ये भी पता चल गया कि इमरजेंसी कब हटी, 21 मार्च। तो यहाँ पर हालांकि लागू होने वाली बात पूछी गई है, तो 25 जून। देखिए 26 जून भी दे रखा ऑप्शन में कि कहीं ना कहीं अगर आपको जून भी याद है तब भी आप कंफ्यूज हो जाएं, तो यहाँ पर सटीकता ही आपको मार्क्स दिलाएगी, राइट। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87। देखिए 87 से हम एकदम आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ भाग 5 की, इसका जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 जो कि बात करता है 79 से 122 तक बात करता है। तो यानी कि यहाँ पर किसकी बात की गई है? अध्याय 2 में संसद की बात की गई है। तो अब ये आपके माइंड में चलना चाहिए, जैसे आपने आर्टिकल देखा तो 87 इसी में आएगा, तो यहाँ पर संसद की बात है। अब देखते हैं क्या है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर 87। बिल्कुल, देखिए इसमें जो आर्टिकल 87 है उसमें कहा गया है कि जब जो राष्ट्रपति है उनकी जिम्मेदारी है कि जब जो सत्र नए बैठते हैं, अब सत्र नए बैठने के दो तरीके होते हैं, एक कि उनका जो सत्र है वो समाप्त हो चुका है फिर वो दोबारा से बैठते हैं, या लोकसभा भंग हो गई है तो फिर नई लोकसभा बन रही है तो वो भी एक नया सत्र होता है। तो दोनों ही सदन जब पहली बार बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो कहीं ना कहीं एक स्वागत करते हैं सबका, ठीक है, साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूं तो वहां पर वो दोनों सदनों का स्वागत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इन अ जॉइंट सिटिंग तो नहीं होती, जॉइंट सिटिंग के बारे में तो 108 में लिखा हुआ है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग होती है जो इन जॉइंट मीटिंग, ये जॉइंट मीटिंग वाला तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, ठीक है। इन अ जॉइंट सेशन हमने देखा ये भी, क्योंकि जॉइंट सेशन नहीं होता है, कोई सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, ऐसा सत्र नहीं बुलाया जा रहा है कि भैया आप साथ आओ। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर, बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही सदन आते हैं और एक साथ बैठते हैं दोनों सदन, और कहीं ना कहीं इसमें अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति, उनका कहीं ना कहीं वेलकम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 4th, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं यानी कि जो कैग हैं ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस लाइक। देखिए कैग का नाम सुनते ही आपके मन में आना चाहिए 148, आर्टिकल 148 आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए कि इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, परंतु इनको निकाल नहीं सकते क्योंकि इनको निकालने के लिए वही प्रावधान इस्तेमाल किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाला जाता है उसी तरह जो कैग है उनको निकाला जाता है। तो यहाँ से आप क्या सीखे, यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि जो एक पोर्टफोलियो है कैग का वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है, यानी कि कैग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, राइट। हालांकि नियुक्ति इसके राष्ट्रपति करते हैं पर निकाल नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे द कैग एंड ऑडिटर जनरल कैन बी रिमूव्ड। देखिए मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, ऊपर से ही हमें आइडिया मिल गया कि रिमूव तो नहीं कर सकते। फ्रॉम हिज ऑफिस लाइक मैनर, स्पीकर ऑफ लोकसभा बिल्कुल भी नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल भी नहीं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो 3 है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने तैयारी करनी होती है कि जैसे सामने प्रश्न आए, चाहे हमें विकल्प ना आए, अभी हमने विकल्प भी नहीं देखना है, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पढ़ना है माइंड में रिकॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे कैग आते ही आपके माइंड में आना चाहिए अरे 148 में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, इनको निकालने का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट के, माफ कीजिए, हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं बिल्कुल उनकी तरह इनको निकाला जा सकता है। तो पहले ही माइंड में आपके फीड होता है, उसके बाद आपने विकल्प देखना है, ठीक है। तो आपको माइंड में एक आइडिया हो जाता है कि कौन सा विकल्प सही है कौन सा विकल्प गलत है, राइट।
तो ये बात आपने याद रखनी है, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आपने ज्वाइन करना है, इसमें आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि आप जो एक कंपटीशन है उसमें पीछे ना रहें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।